मैम मैं रेडी हूँ। ओके, मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, देन फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन लोड कर दीजिएगा। हाँ जी। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30। 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है। और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। आज के जो हमारे स्पीकर हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, वे हैं डॉक्टर विनय प्रताप सिंह, जिन्होंने अभी फिलहाल में ही एनआईएच यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता से बीएचएमएस पूरा किया है और रिपर्टरी में एमडी होम्योपैथी भी की है। और ये इनका अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट है जिसका नाम है होम्यो बाय डॉक्टर डॉट bps_NIH, जहाँ पे काफी सारी क्लिनिकल जानकारी भी ये शेयर करते हैं। साथ ही साथ ये AIA PGET और MD एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिसमें काफी सारे होम्योपैथिक दवाई से इन्होंने मरीज ठीक किए हैं। तो आज का जो डॉक्टर विनय का टॉपिक है वो है अनलॉकिंग द आर्ट ऑफ पोटेंसी, दैट इज सिलेक्शन इन होम्योपैथी, प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस एंड प्रिसिशन। पोटेंसी सिलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है होम्योपैथी में। विदाउट करेक्ट पोटेंसी सिलेक्शन हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे को रिजल्ट नहीं दे सकती। तो उसके ऊपर आज डॉक्टर विनय अपना सेशन देंगे। तो डॉक्टर विनय, आप अपनी प्रेजेंटेशन लोड कर सकते हैं। हेलो। यस। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू यस। फॉर एवरीथिंग। सभी जितने लोग भी हैं सबको नमस्कार। लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन आवर होम्योपैथिक प्रैक्टिस, हाउ टू डू द potency selection. And I will share my experience as well as what I have learned from my gurus. But before that, and I always follow the directions of the masters, and that is master हैनीमैन। तो हैनीमैन जो डायरेक्शन दिए हैं उस डायरेक्शन को पहले हम लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे कि हैनीमैन ने क्या बोला है और हम क्या फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए मैं पहले स्लाइड शेयर कर देता हूं। आई होप आप सभी लोगों को स्लाइड दिख रहा होगा। यस। यस, बिल्कुल दिख रहा है। जी। तो मैम मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले, अरे इस पे मेरे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अनलॉकिंग द आर्ट ऑफ पोटेंसी सिलेक्शन। डिफरेंट स्केल्स ऑफ पोटेंसी। पहले हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे होम्योपैथी में कितने स्केल्स ऑफ पोटेंसीज हैं। जो हम लोग सभी जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या डिस्कशन होगा? पहले पहला है सेंटेसिमल स्केल, जो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। किसने इसको डिस्कवर किया था? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने। इसमें ड्रग एंड व्हीकल का जो रेशियो होता है 1:99। जैसे मान लीजिए आपके पास 30 C पोटेंसी है और इससे 31 C पोटेंसी बनाना है, तो एक पार्ट 30 C पोटेंसी का और 99 पार्ट एल्कोहल लेना है और उसके बाद सकसन करना है, तो ये 31 C पोटेंसी बन जाएगा। ये डिनोटेड है सी या CH। कॉमन पोटेंसीज 3C, 6C, 12C, 30C, 200C, 1000C, 1M, 10M, 50M, CM, ये सब कॉमन प्रेस्क्राइबिंग कॉमन प्रेस्क्रिप्शन में यूज होता है सेंटेसिमल पोटेंसी। अगर मैं कुछ दिन पहले एक बोगर का आर्टिकल पढ़ रहा था, उनके केस एक पढ़ रहा था, तो वहां पे उन्होंने इससे भी ज्यादा पोटेंसी
एमएम और डीएम पोटेंसी को भी यूज किया था। अब एक आते हैं 50 मिलीसीमल पोटेंसी। 50 मिलीसीमल स्केल जो है, इसको डिस्कवर भी सैमुअल हैनीमैन ने ही किया था। इसका उन्होंने ऑर्गेनन में जो नाम दिया है, उसका नाम दिया हुआ है न्यू अल्टर्ड बट परफेक्टेड मेथड। न्यू अल्टर्ड बट परफेक्टेड मेथड, या रिन्यूड डायनामाइजेशन, इन्होंने ऑर्गेनन में ये नाम दिया है। इसका रेशियो जो होता है ड्रग और व्हीकल का, एक पोटेंसी से दूसरे पोटेंसी का, ये बहुत ज्यादा होता है, 1:50,000। इसको डिनोट किया जाता है, ये इंडिया में 0/1 और LM/1, या LM1 LM2 ऐसे करके डिनोट होता है इंडिया में। अगर आप बांग्लादेश के तरफ जाइएगा तो M/1 M/2 भी डिनोट होता है। और कहीं कहीं यूरोपियन यूनियन कंट्री, अदर कंट्री में जाइएगा तो वहां पे 1/0 2/0 भी यूज होता है। हैनीमैन इसको डिनोट करते थे एक डॉट बाई वन। एक डॉट का उसको बाद में जीरो समझ, जीरो कर दिया गया। हैनीमैन इसको ये भी बोलते थे मेडिकामेंट ए ग्लोब्यूल। एक ग्लोब्यूल जो है उससे दवा बन रहा है, इसलिए वो डॉट यूज करते थे। यूजुअली 0/1 से शुरू होता है, 0/30 40 तक हम लोगों ने देखा है, आप कितना भी ऊंचा बना सकते हैं। डेसिमल स्केल। डेसिमल स्केल वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। डेसिमल स्केल का हैनीमैन से कोई लेना देना नहीं, ये हेरिंग ने इंट्रोड्यूस किया, और हेरिंग केवल प्रूफ करते थे, और हेरिंग प्रेस्क्राइब करते थे, और कुछ लोग अभी भी करते हैं। इसका रेशियो है 1:9। इसको डिनोट एक्स से भी किया जाता है, 1x 2x 3x 6x 12x, ऐसे करके 30x भी हो सकता है, 200x भी हो सकता है। अब हम लोग आते हैं, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है इवोल्यूशन ऑफ पोटेंसीज बाय हैनीमैन। हैनीमैन ने कौन सा पोटेंसी यूज किया, हैनीमैन ने कब कब कैसे पोटेंसी यूज किया, पहले ये हम लोग समझते हैं। हैनीमैन डिस्कवर्ड होम्योपैथी इन 1790। हम सब लोग जानते हैं कि 1790 में हैनीमैन कलेंस मेटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे, और वहां पे लिखा हुआ था कि सिंकोना कॉजेस मलेरिया लाइक फीवर ड्यू टू इट्स बिटर इन टेस्ट एंड टॉनिक इफेक्ट ऑन स्टोमक। और ये बात हैनीमैन को जचा नहीं, ये बात में हैनीमैन डाउट में रह गए कि कोई सब्सटेंस अगर बीटर है तो वो मलेरिया को क्या ठीक कर सकता है। इसका मतलब है कि सिनकोना ना दिया जाए तो वहां पे दूसरा ड्रग भी अगर बीटर हो तो वो भी मलेरिया ठीक कर देगा। हैनीमैन को एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगा, तो हैनीमैन ने क्या किया कि उस मलेरिया को जो ठीक करने का, मलेरिया लाइक फीवर को ठीक करने का जो दवा था सिनकोना, और वो ट्रांसलेट कर रहे थे उसको, वो खुद अपने ऊपर खा के ट्राई किए। तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1790 पे। वो सिनकोना बार्क, क्रूड सिनकोना बार्क, जिसको क्विनिन बोलते हैं, 4 ड्राम ट्वाइस डेली लेना शुरू की। और 4 ड्राम ट्वाइस डेली जब लेना शुरू किए तो उन्होंने क्या फील किया कि उनके अंदर मलेरिया लाइक सिम्टम आने लगा। और तब उनको ये दिमाग में आइडिया आया कि अरे यार, मतलब जो ड्रग जो सिम्टम को प्रोड्यूस कर सकता है, वो ड्रग उसी सिम्टम को क्योर कर सकता है। और तब उनके माइंड में आया कि ये प्रिंसिपल बन सकता है। ये पहले से ही प्रिंसिपल था, हिप्पोक्रेट्स ने ही सबसे पहले बोला था, हिप्पोक्रेट्स ने, कि दो दो वो बोले थे, दो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है, हिप्पोक्रेट्स बोले थे। एक हो सकता है ओपोजिट से ठीक होने का, ओपोजिट क्योर ओपोजिट, जिसको एंटीपैथी बोला जाता है। और एक हो सकता है सिमिलर से ठीक होने का, सिमिलिया सिमिली बस। लेकिन सिमिलर से ठीक होने का उन्होंने बोल दिया था, लेकिन कभी इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया, इसको प्रूफ नहीं कर पाया। इसलिए एंटीपैथी का सिस्टम चलते रहा, बट सिमिलिया का सिम्टम सिस्टम बंद हो गया। हैनीमैन ने देखा कि अरे, मतलब सिमिलिया का मतलब ये है कि ये मेडिसिन ये प्रोड्यूस करता है तो वो ठीक कर सकता है। उसके बाद हैनीमैन 6 साल अंडरग्राउंड हो गए। 1790 से 1796 वो अंडरग्राउंड हो गए। क्यों अंडरग्राउंड हो गए? वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। सपोज मेरे को आज कुछ अचानक दिमाग में आया, कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, अगर मैं कल ही सबको बोल दूं या कल ही मैं उसको पब्लिश कर दूं तो क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूं।
इसलिए हैनीमैन 6 साल तक एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे मेडिसिन को खुद खाएं, बहुत सारे मेडिसिन को दिए, और उसके बाद धीरे 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 6 साल बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, एन एसे ऑन ए न्यू प्रिंसिपल। ये इस आर्टिकल का छोटा नाम है, एन एसे ऑन ए न्यू प्रिंसिपल ascertaining the curative power of the medicine and some examination on the previous principle। और ये उन्होंने लिखा 1796 में। और इस आर्टिकल के बाद दुनिया जानी कि होम्योपैथी क्या होता है, ये नया सिस्टम क्या होता है, ये नया प्रिंसिपल क्या होता है। और इसलिए बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी 1790 को नहीं बोलते हैं, 1796 को बोलते हैं। एज पर रिचर्ड हेल, बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी इज 1796। ठीक है, बर्थ हो गया। तो 1790 में हेनीमैन ने किस पोटेंसी से शुरुआत किया प्रूविंग करना? क्रूड पोटेंसी से, डायरेक्ट सिंकोना बार्क खा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1790 में स्टार्ट किए, तो 1-2 साल जब वो एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो उनको एक पेशेंट मिला, मेंटल पेशेंट था, जो बीमार था, जिसका नाम था कोकलेनबर्ग। वो कोकलेनबर्ग को इंसैनिटी था, उसको कोई नहीं ठीक कर पा रहा था, पागल खाने में एडमिट था, वो पहले पुलिस था। तो वो केस हैनीमैन के पास आया। हैनीमैन तो पहले से भी डॉक्टर थे, ओल्ड स्कूल का प्रैक्टिस, एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, जो हैनीमैन छोड़ चुके थे, बाद में बुक का ट्रांसलेशन करने लगे थे, फिर होम्योपैथी को खोजे। तो उन्होंने उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दिया 1792 में ही, 2 साल में ही, एंटिम टार्ट। लेकिन उस समय उसको उसने किस फॉर्म में दिया? ग्रेन डोजेस, मतलब लार्ज डोजेस। तो 1792 में भी आप एनिमन को क्या देख रहे हैं कि वो लार्ज डोज दे रहे हैं, क्रूड डोज दे रहे हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन जब उन्होंने 1810 में लिखा, तो वो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग बाय यूजिंग एल्कोहल, एल्कोहल को यूज करके कैसे ड्रग बनाया जाता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। और धीरे 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 वो समझने लगे कि लार्ज डोज नहीं देना है, क्रूड डोज नहीं देना है, इसको डाइल्यूट करना है, इसको, अभी वो डाइल्यूट करने का सोच रहे थे। फिर वो एक मेथड निकाले, पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन कि प्रॉपरली कैसे ड्रग को एक पोटेंसी से दूसरा पोटेंसी बनाना है, और इसके बारे में वो हर एडिशन में लिखते गए। कब तक? 5 एडिशन ऑफ ऑर्गेनम, 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनम। और 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में आप देख सकते हैं कि क्लियर कट सेंटेसिमल पोटेंसी की बात लिखी हुई है। अब हैनीमैन क्रूड पोटेंसी छोड़ दिए, मदर टिंचर छोड़ दिए, क्या देने लगे? पोटेंटाइज्ड मेडिसिन। और ऑर्गेनन में उन्होंने क्या लिखा कि बेस्ट पोटेंसी टू स्टार्ट, वो ना कम है ना ज्यादा है। लोग पोटेंसी सिलेक्शन में, सेंटेसिमल पोटेंसी में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। आज हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि 30 दे, कि 200 दे, कि 1 M दे, कि 10 M दे, कि 6C दे, कि 12C दे, कि 3C दे। कोई टीचर कुछ देते हैं, कोई टीचर कुछ देते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है क्या करें। फिर सोचते हैं एक्सपीरियंस से हो जाता होगा। बात तो सही है, एक्सपीरियंस से ही होगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक का टेक्निकली सीखना भी पड़ेगा, पढ़ के भी जानना पड़ेगा। अगर आप क्रॉनिक डिजीज हैनीमैन का पढ़िएगा, क्रॉनिक डिजीज बुक उनका, हर लोगों को क्रॉनिक डिजीज जरूर पढ़ना चाहिए। आप क्रॉनिक डिजीज अगर ओरिजिनल बुक देखिएगा तो 2 वॉल्यूम में है, आप वो दोनों वॉल्यूम देख के मत डरिए। एक वॉल्यूम का जो पहला वॉल्यूम का जो पहला 100 पेजेस है, अराउंड 100-150 पेजेस, वो थ्योरेटिकल पार्ट है। वो अलग से भी किताब मिलता है पतला, क्रॉनिक डिजीज का, वो केवल आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़िए। वो थ्योरेटिकल पार्ट में सोरा सिफिलिस साइकोसिस, सिम्टम्स ऑफ सोरा एंड डेवलपमेंट ऑफ सोरा लिखा हुआ है, वहां पे आप देखिएगा। और ऑर्गेनन में भी कहीं कहीं तो आप देखिएगा हैनीमैन कौन सा पोटेंसी यूज करते थे। हैनीमैन यूज करते थे 30, 30C पोटेंसी, लेकिन हैनीमैन उसको 30C नहीं लिखते थे, हैनीमैन लिखते थे रोमन 10। तो एक एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है कि 30 को हैनीमैन किस वर्ड से डिनोट करते थे? रोमन 10 से डिनोट करते थे। ठीक है। इसलिए अगर 3C पोटेंसी है तो वो 1 से डोनेट करते थे, 6C को डोनेट करते थे 2 से,
12C को डोनेट करते थे 3 से। अगर आप उनका क्रॉनिक डिजीज पढ़िएगा तो आप देख पाइएगा कि वहां पे उन्होंने क्रॉनिक केसेस में, क्रॉनिक डिजीज सबसे पहला कब ट्रांसलेट हुआ था? 1828 में पब्लिश हुआ था क्रॉनिक डिजीज, हैनीमैन की किताब। और ऑर्गेनन का फिफ्थ एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1833। और फोर्थ एडिशन 1829। मतलब फोर्थ एडिशन के आसपास क्रॉनिक डिजीज पब्लिश हुआ था। और वहां पे क्रॉनिक डिजीज में उन्होंने कौन सी पोटेंसी दी है क्रॉनिक केसेस में? 3C, 6C, 12C, 30C, ये सारी पोटेंसी वो देते थे। ठीक है। कहीं भी वो मदर टिंचर नहीं लिखे हैं कि देते थे। और पोटेंसी को चेंज करते थे कि 30 पोटेंसी दिए, उनका खुद लिखा हुआ है, आप खुद देखिएगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो 12C दे देते थे, 18C दे देते थे, और बोलते थे पोटेंसी को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है। ये बात एक हो गया। तो हैनीमैन सेंटेसिमल पोटेंसी देते थे कब तक? फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन तक, 1833 तक। और उसके बाद भी दिए। कब रोके उस पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, या रोके या नहीं रोके। अगर आप फिफ्थ एडिशन का ऑर्गेनन पढ़िएगा, उसका एक एफोरिज्म है 246। वहां से रिपीटिशन ऑफ डोजेस शुरू होता है, और उसका फुटनोट 2-3 पेज में है। उसमें 10-20 फुटनोट है। वो एफोरिज्म और फुटनोट कोई जल्दी पढ़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि इतना बड़ा है, इतना लेंदी है। कभी टाइम मिले तो उस फुटनोट को समझ समझ के पढ़ने की कोशिश करिए। जब आप पूरा फुटनोट पढ़ लीजिएगा तो आपको एक इन्फरेंस मिलेगा। क्या इन्फरेंस मिलेगा पता है? हैनीमैन मेंशन्ड अबाउट डिफिकल्टीज इन गिविंग अनचेंज्ड डोज ऑफ मेडिसिन एंड रिपीटिशन ऑफ सेंटेसिमल पोटेंसी। हैनीमैन सेंटेसिमल पोटेंसी तो खोज लिए थे, लेकिन क्रॉनिक केस में जब वो देते थे, वहां पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मैं सल्फर दे रहा हूं, हर वीक एक डोज दे रहा हूं सल्फर 30 का, तो क्या होता था कि 2-3 सप्ताह के बाद पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाता था उस पोटेंसी से और उस मेडिसिन से। उस कंडीशन में हैनीमैन खुद इंटर करेंट मेडिसिन देते थे। कभी उन्होंने, कोई पैरा पढ़िएगा फुटनोट का तो लिखेंगे पल्सेटिला और नक्स भूमिका दे सकते हैं। कोई पैराग्राफ पढ़िएगा तो वहां लिखेंगे कार्बोभेज दे सकते हैं, फास्फोरस दे सकते हैं। पूरा फुटनोट पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि सेंटेसिमल पोटेंसी से लॉन्ग टर्म क्रॉनिक केस में कभी कभी हैनीमैन को डिफिकल्टी होता था रिपीटिशन में, मेनली कि कब रिपीट करना है। इसलिए जब आप सिक्स्थ एडिशन का फुटनोट पढ़िएगा 246 एफोरिज्म का, तो वहां पे लिखे हैं, और वहां देखिएगा कि फिफ्थ एडिशन में जितना भी बड़ा फुटनोट लिखे उसको हटा दिए, पूरा डिस्कार्ड कर दिए। और सिक्स्थ एडिशन में लिखें कि अब मैंने नया सिस्टम ऑफ पोटेंसी खोज दिया है, और जिसका नाम है रिन्यूड डायनामाइजेशन और परफेक्ट मेथड, दैट इज 50 मिलेसिमल पोटेंसी। हैनीमैन स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट द बेस्ट पोटेंसी। सेंटेसिमल पोटेंसी में क्या हो रहा था कि दवा देने के बाद होम्योपैथिक एग्रावेशन हो जाता था। दवा देने के बाद समझ नहीं आता था कि कब रिपीट करें, कितना दिन वेट करें। ये सब प्रॉब्लम के कारण हैनीमैन स्टार्ट कर दिए सर्च करना। तो फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन उन्होंने लिखा 1833 में। और 1833 में सबको स्लाइड दिख रहा है ना? हेलो। यस, दिख रहा है डॉक्टर विनय, बिल्कुल हाँ दिख रहा ठीक। है। ठीक। फिफ्थ एडिशन हैनीमैन ने लिखा 1833 में। सिक्स्थ एडिशन को उन्होंने कंप्लीट कर लिया 1842 में। पब्लिशर में पब्लिश होने के लिए भेज भी दिया, लेकिन बोला जाता है ना कि अच्छे आदमी को आदमी जल्दी भगवान उठा लेते हैं। 1843 में उनकी डेथ हो गई। इसलिए उनकी वाइफ को लगा कि इस एडिशन से मैं ज्यादा पैसा कमा सकती हूं, बहुत सारी बातें उसको लगी। उसने इसका पब्लिशर रोक दिया इसको पब्लिश करना। और सिक्स्थ एडिशन पब्लिश ही नहीं हुआ। पब्लिश हुआ बहुत दिन के बाद 1921 में। सोचिए कितना बड़ा गैप है फिफ्थ और सिक्स्थ एडिशन के बीच में।
तो किसी को पता ही नहीं चला कि हैनीमैन ने नया डिस्कवरी क्या किया 1921 तक। अब 1921 में क्या किया हैनीमैन ने? 1921 में नहीं, सॉरी, 1842 में ऑर्गेनन में उन्होंने क्या लिखा? सिक्स एडिशन में 50 मिलेसिमल के बारे में उन्होंने क्या लिखा? मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़ा, पेपर पढ़ा, वहां मैं गया। हैनीमैन की मोस्ट ऑफ द राइटिंग, और जितने राइटिंग है ओरिजिनल, सारा बोस्ट इंस्टीट्यूट, विदेश में है ये, वहां पे सब रखा हुआ है। वहां पे एनसीए चेक है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी इंडिया नहीं, नेशनल सेंटर फॉर होम्योपैथी। उसमें होम्योपैथी की पुरानी पुरानी किताबें, हैनीमैन का केस बुक, रजिस्टर, पेशेंट जो देखते थे, सब रखा हुआ है। जो मिला उससे पता चला कि हैनीमैन 1838 टू 1839 में ही 50 मिलेसिमल का डिस्कवरी कर लिए थे। और 1840 के आसपास जब उनका प्रिस्क्रिप्शन देखा गया, तो उन्होंने देखा कि कुछ केस में सेंटेसिमल दे रहे हैं, तो कुछ केस में 50 मिलीसिमल दे रहे हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि हैनीमैन का ट्रांजिशन फेज शुरू हो गया। हैनीमैन एक बेस्ट पोटेंसी खोज लिए, जहां पे रिपीटिशन का टेंशन नहीं है, जहां पे ये नहीं सोचना है कि कितना पोटेंसी से शुरुआत करना है। 1841 1842 का प्रिस्क्रिप्शन जब हैनीमैन का देखा गया, तो वहां पाया गया कि 50 मिलीसिमल का ही प्रिस्क्रिप्शन वो किए जा रहे हैं। अराउंड 2500 प्रिस्क्रिप्शन उनके केस बुक से मिले, 2500 प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें उन्होंने बिफोर डेथ 50 मिलीसिमल पोटेंसी दिया था। अब आप सोचिए कि कोई आदमी अपना बिगिनिंग के इयर्स में 1790 में क्रूड पोटेंसी से जो आदमी शुरुआत किया, वो आदमी जब मरने जा रहा है 1843 में, तो 50 मिलीसिमल पोटेंसी यूज कर रहा है, 50 साल के गैप के बाद। और उतना मेच्योर आदमी, उतना मेच्योर एक्सपेरिमेंटर हैनीमैन जैसा आदमी, अगर आप उस पोटेंसी को अभी भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हैनीमैन की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं, वो आपकी गलती है। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके 50 मिलीसिमल को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। देर आर टू टाइप ऑफ प्रेस्क्राइबर्स। अगर हम पूरे इंडिया में देखें, मोस्ट ऑफ द अपने टीचर्स लोग, गुरु लोग को देखें, या खुद के कलीग्स लोग को देखें, तो दो टाइप के प्रेस्क्राइबर हैं। एक जो फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन को फॉलो करते हैं, फिफ्थ एडिशन तक, और केवल सेंटेसिमल पोटेंसी प्रेस्क्राइब करते हैं, 30 200 1M 10M 6C 3C 12C, उसी से उनका पेशेंट ठीक होता है, उसी से वो पैसा कमाते हैं, सब उसी से होता है। और सेकंड वो लोग जो ऑल्सो फॉलो करते हैं सिक्स्थ एडिशन, मतलब वो सेंटेसिमल भी दे रहे हैं और 50 मिलेसिमल भी दे रहे हैं। और तीसरा टाइप मैंने लिखा नहीं है, वो लोग आपको मिलेंगे कलकत्ता में, जो केवल सिक्स्थ एडिशन फॉलो कर रहे हैं, केवल 50 मिलेसिमल पोटेंसी, और उसी से सक्सेस स्टोरीज लिख रहे हैं। और 50 मिलेसिमल दवा भी बहुत सस्ता है। अब एक बात आता है कि अगर 50 मिलेसिमल इतना अच्छा है, तो इसका यूज इतने कम लोग क्यों करते हैं? इसका कुछ कारण है। इसका क्या कारण है? इसका पहला कारण यह है कि उनके आसपास 50 मिलेसिमल पोटेंसी अवेलेबल ही नहीं है। 50 मिलेसिमल जो पोटेंसी है वो बहुत कम कंपनियां बनाती हैं, और जो कंपनियां बेस्ट 50 मिलेसिमल पोटेंसी बनाती है, वो दो ही कंपनी है, और वो भी दोनों कोलकाता में है। एक है हैप्को और एक है होम्योपैथिक इंटरनेशनल। और दोनों कंपनी कोलकाता में है, और ये इतना बिजी रहता है कि हैप्को, जिसका मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर वन होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसको मेडिसिन आज ऑर्डर करिएगा तो 6 महीना के बाद देगा आपको डिलीवरी। तो 50 मिलेसिमल पोटेंसी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, पहला कारण यह है। दूसरा बात, 50 मिलेसिमल के बारे में वो अनअवेयर है, उनको किसी गुरु ने सिखाया नहीं। वो ऑर्गेनन में एक दो एफोरिज्म में पढ़ के उतना अच्छे से समझे नहीं, वो देखे नहीं कि कोई टीचर बहुत अच्छे से, कोई सीनियर अच्छे से यूज कर रहा है, और वो खुद यूज करके नहीं देखे, तो वो उसका बेनिफिट के बारे में जानते ही नहीं है, इसलिए वो यूज नहीं करते। ये दो मेन कारण है।
तीसरा कारण एक है बहुत फनी कारण, लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। जब 50 मिलीसिमल दवा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? छोटा छोटा दो गोली एक गोली लेते हैं, 100 ml बोतल में डाल देते हैं, पानी भर देते हैं डिस्टिल वाटर, और थोड़ा सा ड्रॉप एल्कोहल डाल लेते हैं। जो बनाता है वो सोचता है कि इतना छोटा छोटा दो गोली क्या इतना बड़ा बड़ा बीमारी को ठीक कर पाएगा? उसमें तो एल्कोहल का टेस्ट भी नहीं आता है। और पेशेंट कभी कभी बोलता है तो पानी दे रहे हैं। इसलिए बहुत आदमी को फेथ ही नहीं होता है, तो 50 मिलीसिमल यूज नहीं करते। तो ये है एक पोटेंसी के बारे में ओवरव्यू। अब आते हैं कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको इसको यूज करने के बारे में क्या बोला है हैनीमैन ने। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्लाइड नहीं बना पाया, थोड़ा कुछ काम था मुझे। कुछ स्लाइड आगे है 50 मिलीसिमल पोटेंसी कैसे बनाना है, जो मैं लास्ट लेक्चर में बोला था लेकिन कम बोल पाया था, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं सेंटेसिमल पोटेंसी का यूज, और सेंटेसिमल पोटेंसी को कैसे सिलेक्शन करेंगे। अगर आपको पोटेंसी के बारे में सबसे अच्छा जानना है तो एक, आप सब लोग के सिलेबस में किताब है स्टुअर्ट क्लोज की फिलोसॉफी। और स्टुअर्ट क्लोज की फिलोसफी आपके बीएचएमएस के सिलेबस है, उसमें एक चैप्टर है पोसोलॉजी। आप पोसोलॉजी चैप्टर को एक बार पढ़िए, 20-30 पेज का चैप्टर है। पोसोलॉजी मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ डोजेस। वहां पे उन्होंने, स्टुअर्ट क्लोज ने लिखा है, उन्होंने सारे लोगों का सार इन्फरेंस दिया है। मोर द ससेप्टिबिलिटी, मोर द पोटेंसी, एंड हाउ द ससेप्टिबिलिटी विल बी डिसाइडेड, मोर द सिम्टम सिमिलरिटी। जितना ज्यादा आपका सिम्टम सिमिलरिटी मिला के आप देते हैं, उतना ज्यादा हाई पोटेंसी दीजिए। अगर कोई आपके पास केस आया, 10 सिम्टम दिया, और 10 में से 9 सिम्टम आपको आर्सेनिक का मिल गया, अब उसको आर्सेनिक देना है तो उसको हाई पोटेंसी में दे सकते हैं आप, 1 m 10 m में, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर कोई आदमी 8 सिम्टम लेके आया और उसमें आप 1-2 सिम्टम पे कोई दवा देना चाह रहे हैं, तो वहां पे लो पोटेंसी दीजिए। लो पोटेंसी मतलब 3C, 6C, 12C। लेकिन बहुत लोग इस लो पोटेंसी को समझ लेते हैं मदर टिंचर, और मदर टिंचर पे टिंचर देने लगते हैं। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी मदर टिंचर प्रेस्क्राइब करता होगा, उससे आप पूछिएगा आप ये मदर टिंचर क्यों दिए इस आदमी को, वो आपको 1 से 2 सिम्टम से ज्यादा नहीं बता पाएगा। क्योंकि वो एकदम 1-2 सिम्टम पे ही वो दवा दिया है। नींद नहीं आ रहा है, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। डायबिटीज हो गया है, सीजीजीएम मदर टिंचर। बबली पी बीपी बढ़ गया है, राउल्फिया मदर टिंचर। क्योंकि लो पोटेंसी में जब वो मेडिसिन, अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों कम सिम्टम कवर कर रहा है तो लो पोटेंसी में देना चाहिए, उसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? मेडिसिन का प्रूविंग। मेरे पास एक किताब है एलेन की नोट, बहुत पुरानी। उसमें कुछ रेयर ड्रग्स भी है पीछे में, जो अभी के एलेंस में नहीं है, वो दूसरे पब्लिशर का है, अब मिलता भी नहीं है। उसमें पीछे जाने पे मेरे किताब में कुछ एक्स्ट्रा ड्रग है। कौन कौन सा ड्रग? कार्सिनोसिन, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ऐसा ऐसा ड्रग है। ठीक है। उस ड्रग के अंदर में गया तो मैं क्या देखा, कार्सिनोसिन, एड्रीनल कॉर्टेक्स। मान लीजिए एड्रीनल कॉर्टेक्स है, तो उसका 3x पोटेंसी पे प्रूविंग करके देखा गया है। तो देखे, मैं 3x का प्रूविंग में गया तो देखा 5 सिम्टम था। 6x का प्रूविंग में गया तो देखा 8 सिम्टम था। 30 का प्रूविंग में गया तो देखा 20 सिम्टम था। 200 का प्रूविंग में गया तो देखा 50 सिम्टम था।
मतलब प्रूविंग पे डिपेंड करता है। अगर आप लो पोटेंसी में दीजिएगा तो केवल कम सिम्टम वो प्रोड्यूस करेगा, फाइनर सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगा, पैथोलॉजिकल सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। अगर फाइनर सिम्टम जानना है, रेयर सिम्टम, जैसे कैली कार्प का सिम्टम है 2 to 4 AM में उसको एग्रावेशन होता है। आपको पता है वो सिम्टम कब आया था? वो एकदम लास्ट में आया था। और लास्ट अपीयरेंस सिम्टम को ड्रग प्रूविंग में उसका वैल्यू किसने दिया था? हेरिंग ने दिया था। और वो सब कब आएगा? जब आप हाई पोटेंसी में प्रूविंग करोगे, 30 में या उसके ऑनवर्ड्स प्रूविंग करो। इसलिए जब आप कम सिम्टम मैच करके दे रहे हो तो कम पोटेंसी में दो। ज्यादा सिम्टम में मैच करके दे रहे हो, कॉन्फिडेंट हो और सेंटेसिमल पोटेंसी दे रहे हो, तो हाई पोटेंसी में दो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ भी चीज अपने से नहीं बोल रहा हूं, सबका रेफरेंस से बोल रहा हूं। मैंने झार का 40 इयर्स एक्सपीरियंस वाला किताब भी पढ़ा, वहां भी ये लॉजिक देखा। हैनीमैन का क्रोनिक डिजीज पढ़ा, मैंने देखा वहां भी वो लो पोटेंसी और 30 के आसपास देते थे। हैनीमैन ज्यादा पोटेंसी 50 सेंटेसिमल में यूज नहीं किए हैं। 60 C पोटेंसी से ज्यादा हैनीमैन ने लाइफ में कभी यूज नहीं किया है। तो ये हुआ सेंटेसिमल की बात। आप करके तो देखो। मैंने अपने टीचर को देखा करते हुए। मेरे को एक बार क्या हुआ, नाक से ब्लीडिंग आने लगा। ब्लीडिंग का कैरेक्टर वगैरह देख के और एक दो सिम्टम, तीन सिम्टम मिला के मेरे को सर ने दिया फॉस्फोरस 3 पोटेंसी, 3 C पोटेंसी। और उस फॉस्फोरस 3 C पोटेंसी का एक डोज लेने से मेरा नाक का ब्लीडिंग एक सप्ताह का गायब हो गया। वो 3 डोज दिए थे 12-12 घंटे पे लेने के लिए, मैं एक डोज लिया, गायब। और वही सर, मेरे को कोविड हुआ, मेरे को बहुत ज्यादा सिम्टम हो गया, सिम्टम ही सिम्टम, स्मेल नहीं आ रहा है, फीवर हो गया है, ये हो गया है, हेडेक हो रहा है, सब कुछ हो गया है, 50-20 सिम्टम में दे रहा हूं। और सर ने सेलेक्ट किया बेलाडोना। और आपको पता है किस पोटेंसी में दिया? 1 M पोटेंसी में। बोले बेलाडोना 1 M एक एक आवर पे लो। मैं दिन भर बेलाडोना 1 M दिन भर लिया, सेकेंड डे मेरा कोविड गायब हो गया, फीवर गायब हो गया। तो ये होता है सिम्टम सिमिलरिटी। अब आते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक केस। अगर एक्यूट केस है तो आप बहुत शॉर्ट इंटरवल पे भी रिपीट कर सकते हो, लेकिन अगर क्रॉनिक केस है, मैंने अपने टीचर्स को देखा है और जो हैनीमैन भी बोलते हैं, अगर आप 245 अफोरिज्म पढ़िएगा, रिपीटिशन वहां से शुरू हो रहा है, तो वहां हैनीमैन बोलते हैं कि अगर कोई भी मेडिसिन सेंटेसिमल पोटेंसी आपने दे दिया एक डोज, आप वेट करिए, स्पेशली क्रॉनिक केस में, और आपने देख लिया कि ये काम करना शुरू कर गया, पेशेंट का कंप्लेन कम होना शुरू हो गया, डोंट रिपीट द सेम मेडिसिन एंड नाइदर गिव एनी अदर मेडिसिन। कोई दूसरा मेडिसिन भी मत दो और वो मेडिसिन भी रिपीट नहीं करना है। नहीं तो क्या करेगा, इस डोज का भी एक्शन खराब कर देगा। प्रिक्लूड्स एवरी रिपीटिशन, ये वर्ड उन्होंने यूज किया। अब आप यदि आगे जाइएगा, ड्रोसेरा, कभी ड्रोसेरा एमेटेरिया मेडिका प्यूरा से पढ़िए। छोड़िए, मेटेरिया मेडिका प्यूरा से भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप एलेन स्कीनोट का ड्रोसेरा में सबसे लास्ट लाइन देखिएगा, वहां क्या बोले हैं कि हुपिंग कफ के केस में बच्चे को ड्रोसेरा का सिम्टम मिला के अगर दवा दे दिए, एक डोज दे दिए, वेट करिए, वो एक सप्ताह के अंदर वो ठीक हो जाएगा। आपको रिपीट करने का जरूरत नहीं, अगर आप रिपीट करेंगे तो खराब करेगा। और उसका रेफरेंस है मेटेरिया मेडिका प्यूरा, वहां लिखा हुआ है। तो ये है रिपीटिशन करना है और इस टाइप से डोज सेलेक्ट करना है सेंटेसिमल पोटेंसी में। अब सेंटेसिमल पोटेंसी में सेलेक्ट करना इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि 30 करे, 200 करे, 1 M करे, 10 M करे, CM करे, 6 करे, 3C करे। कभी आप 30 देने जाइएगा, 30 दुकान पे आपके नहीं है, क्लिनिक पे नहीं है, तो आप 200 दे दीजिएगा। ऐसे भी हम लोग करते हैं। लेकिन इस सब तरीके से क्या होता है, ये डिजीज है और ये क्योर है, तो इधर से इधर आने का स्ट्रेट लाइन एक ही है। अगर आपका मेडिसिन ठीक रहेगा और पोटेंसी रहेगा तो इस स्ट्रेट लाइन में आप यहां पहुंचिएगा। नहीं तो आप यहां से यहां तो पहुंचिएगा, लेकिन यहां से पहले इधर पहुंचिएगा, फिर इधर पहुंचिएगा, फिर इधर पहुंचिएगा और तब इधर पहुंचिए। कोई फाइन प्रिस्क्रिप्शन जो करता है, कोई दिन भर में 1 लाख कमाता है होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन करके, मैंने अपने टीचर्स को देखा है, और सिंगल मेडिसिन देके प्रिस्क्राइब करता है,
तो वो यहां से यहां बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और वरना पहुंचता तो सब है कैसे ना कैसे, आप ऐसे ऐसे करके पहुंचते रहता है। यही डिफरेंस है। इसलिए आप देखिएगा जो सिंगल मेडिसिन है उसका भी क्लिनिक चल रहा है, और जो बहुत सारा मेडिसिन देता है उसका भी जैसे तैसे चल ही रहा है, कोई बैठा हुआ नहीं। ये होम्योपैथी की कृपा है। लेकिन हैनीमैन ऐसा नहीं चाहते थे। अब नेक्स्ट आते हैं 50 मिलीसिमल पोटेंसी। पता था हैनीमैन को कि हमारे जो फॉलोअर आएंगे वो बहुत मेहनती होंगे, लेकिन उनको बहुत काम भी होगा, वो अच्छे से सब कुछ बहुत टाइम नहीं दे पाएंगे। तो उनको सेंटेसिमल पोटेंसी खोजने में, ऑब्जर्व करने में, सेलेक्ट करने में, होम्योपैथी एग्रावेशन होने में, वेट करने में प्रॉब्लम होगा, और वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें। और वहां पे गड़बड़ कर देंगे, कभी दवा चेंज कर देंगे, कभी ज्यादा रिपीट कर देंगे, मेडिसिनल एग्रावेशन कर देंगे, डिजीज एग्रावेशन कर देंगे। इस सारे प्रॉब्लम को 246 के फुटनोट में उन्होंने बोला, फिफ्थ एडिशन में, सिक्स एडिशन में पूरा फुटनोट ही गायब कर दिया। सिक्स एडिशन में बोले अब मैंने एडवांस पोटेंसी खोज लिया है, 50 मिलीसिमल। यहां कोई भी पेशेंट आए, टोटेलिटी देखिए, मेडिसिन सेलेक्ट करिए, और 0/1 पोटेंसी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि 0/2 देना है कि 3 देना है कि 10 देना है कि 15 देना है। 0/1 से स्टार्ट कर दीजिए। अगर 0/1 से दे रहे हैं, 15 दिन में वो खत्म हो गया, 8 दिन में खत्म हो गया, आपको लग रहा है कि वही पोटेंसी चालू रखने दे तो वही चला सकते हैं कंटिन्यू। अगर आपको लग रहा है चेंज, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं और रोज भी चला सकते हैं। तो आप रोज भी दवा दे सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं अगर ये दवा काम नहीं किया तो, और पोटेंसी को भी चेंज करते रह सकते हैं, ताकि मेडिसिनल एक्शन जो हो वो हमेशा चेंज होते रहे और बॉडी उसको कॉन्स्टेंटली ग्रास्प करते रहे। तो यहाँ पे हैनीमैन ने टेंशन ही खत्म कर दिया आपको सिलेक्शन करने का। इसलिए 50 मिलीसिमल पोटेंसी आंख बंद करके 0/1 से शुरू करी। जब हैनीमैन इतना केस में यूज करते थे, तो आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। तो ये है 50 मिलीसिमल का फंडा। तो ये है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, सेंटेसिमल और 50 मिलीसिमल पोटेंसी। एक क्या हुआ कि हैनीमैन ने एक फुटनोट में लिखा हुआ है। हैनीमैन ने क्या लिखा है आपको पढ़ के मैं बता देता हूं, एक फुटनोट में। ये फुटनोट है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 276 का फुटनोट। 274, 5, 6 पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हैनीमैन बार बार बोल रहे हैं कि लार्ज डोज नहीं देना है। और सेंटेसिमल पोटेंसी की बात कर रहे हैं कि बार बार हम लोग रिपीट कर देते हैं, दिन भर में 3 3 4 4 बार एक्यूट में दे रहे हैं, जरूरत है तो दीजिए, लेकिन अननिसेसरली मत दीजिए, उससे और ज्यादा खराब हो जाएगा। हैनीमैन बोले कि होम्योपैथी मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन से भी खतरनाक और साइड इफेक्ट वाला हो सकता है अगर आप ऐसे देते हैं तो। अब हैनीमैन एक बात बोले 276 के फुटनोट में, सम फ्यू होम्योपैथिस्ट ऑन द लार्जर डोज दे चूज लो डायनामाइजेशन ऑफ मेडिसिन टू बी एडमिनिस्ट्रेड। कुछ होम्योपैथ क्या कर रहे हैं, लार्ज डोज दे रहे हैं। कैसे? लो पोटेंसी दे रहे हैं। ठीक है, ये फिफ्थ एडिशन में हनीमैन लिख रहे हैं। आगे क्या लिखे हैं देखिए, लो डायनामाइजेशन ऑफ मेडिसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड एज आई माई सेल्फ, जो मैं खुद यूज करता था, टू डू 20 ईयर्स एगो। 1833 में हैनीमैन बोल रहे हैं कि लो पोटेंसी कुछ लोग आजकल यूज कर रहे हैं, जो मैं 20 साल पहले यूज कर रहा था। मतलब वो आज नहीं यूज कर रहे हैं लो पोटेंसी, 20 साल पहले जो हैनीमैन कर रहे थे वही बेवकूफी, वही चीज कुछ लोग आज कर रहे हैं कि मदर टिंचर दे रहे हैं, बहुत क्रूड क्रूड फॉर्म में दवा दे रहे हैं। और स्पेशली ये उनको इंडिकेट कर रहे हैं जो एलोपैथ से कन्वर्ट होकर होम्योपैथ में आए थे उस टाइम पे। उनका आदत क्या था, एलोपैथ का आदत क्या है कि 500 mg पैरासीटामोल काम नहीं किया तो 650 mg दे दो। ये उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये समझना पड़ेगा। क्या लिखें देखिए, एज
आई माई सेल्फ यूज टू डू 20 years ago, फ्रॉम नॉट नोइंग एनी बेटर, फ्रॉम नो फॉर नॉट नोइंग एनी बेटर। 20 साल पहले हैनीमैन नहीं जानते थे कि पोटेंटाइज मेडिसिन का क्या वैल्यू है। वो 20 साल बाद जाने। तो जब वो 20 साल बाद कह रहे हैं कि पोटेंटाइज मेडिसिन दो, तो आप अभी भी लो पोटेंसी क्यों दे रहे हो? इसलिए हैनीमैन गुस्सा है उन होम्योपैथ से। ऑर्गेनन में लिख रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये माइंड में हमारे कौन डाला कि 30 देते हैं तो 30 से सीधा 200 दे दो, 200 से 1 M दे दो, 1 M से 10 M दे दो। अगर आप लॉजिकली फार्मेसी पढ़े हैं तो आपको पता है कि 30 पोटेंसी के बाद 31 बनता है, 32 बनता है, तब ना जाके 200 बनता है। तो जब 30 पोटेंसी दिए और हमको लगा 200 देना है, तो हम 31 क्यों नहीं दे रहे हैं? 31 देना चाहिए, 32 देना चाहिए, 100 देना चाहिए। सीधा 200 पे कैसे पहुंच जा रहे हैं? कौन बोल दिया हमको? हैनीमैन ने कहाँ लिखा ये बात? हैनीमैन तो ऐसा लिखे ही नहीं है। ये कहां से आया मिसकंसेप्शन या कंसेप्शन, जो भी बोलिए। हो सकता है कि बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल हो, बताया। ये आया डॉक्टर जेटी केंट। डॉक्टर जेटी केंट के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये हाई पोटेंसी प्रिस्क्राइबर थे। ये 1 M, 10 M, CM, 50 M ये सब देते थे। डॉक्टर जेटी केंट ने, उनका एक लेसर राइटिंग है किताब, उसमें एक आर्टिकल है सीरीज इन डिग्रीज। इस आर्टिकल में इन्होंने बोला कि कैसे इस पोटेंसी से जंप करके उस पोटेंसी में चला जाना है। और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद लोगों के माइंड में आ गया कि यही बेटर है, यही बेस्ट है। लोग खुद सोचना छोड़ दिए और उसके पीछे भागना शुरू हो गए। उसका उसका रीजन ये हुआ उसका कि बहुत, अब फार्मेसी वाला भी 30 के बाद 200 ही बनाता है। आप चाह के भी 50 नहीं दे सकते। बहुत सारे मेरे टीचर लोग 500 पोटेंसी भी रखे हैं, वो भी देते हैं। लेकिन अब आपको मिलेगा ही नहीं, आपको 360 भी नहीं मिलेगा। मदर टिंचर 30, 200, 1 M। तो ये थोड़ा सा डिमेरिट है। अगर 31, 32 भी हम लोग मिलता है, हो सकता, तो हो सकता है और अच्छा रिजल्ट आता। अब डॉक्टर केंट के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर जेटी केंट बहुत सक्सेसफुल फिजिशियन थे, बहुत मेहनती आदमी थे। डॉक्टर जेटी केंट, सोचिए होम्योपैथी में कोई ऐसा आदमी, जो आदमी पहले एक्लेक्टिक स्कूल ऑफ मेडिसिन का पढ़ाई किया। एक्लेक्टिक में होम्योपैथी, एलोपैथी, सब पैथी के बारे में पढ़ाई होता था। और उसके बाद बोला जाता था आपको जो प्रैक्टिस करना है करिए। ये बंदा एलोपैथी और एक्लेक्टिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने लगे। उनकी बीवी को इंसोम्निया हुआ और उसको एक होम्योपैथ ने ठीक कर दिया। उसके बाद ये होम्योपैथी में कन्वर्ट हो गए। ये बंदा सोचिए आया दूसरे पैथी से। इसने मेटेरिया मेडिका का भी सबसे अच्छा किताब लिखा, केंट लेक्चर्स। लेक्चर्स ऑन होम्योपैथी मेटेरिया मेडिका बाय जेटी केंट। लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी बाय जेटी केंट। लेक्चर्स, रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका बाय जेटी केंट। ये तीनों किताब कोई आदमी लिख सकता है तो यही आदमी लिख सकता है। और वन ऑफ द बिजिएस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ अमेरिका। अब इनके बारे में एक चीज सुनिए, ये सेंटेसी, ये 50 मिलिसिमल पोटेंसी प्रेस्क्राइब क्यों नहीं करते थे? डॉक्टर जेटी केंट 1960 में ही मर गए और 6th एडिशन पब्लिश ही हुआ उनके पैदा मरने के बाद। तो ये आदमी जानते ही नहीं थे हैनीमैन के बारे में कि हैनीमैन 6th एडिशन में 50 मिलिसिमल पोटेंसी लिख के मर गए। अगर ये जानते, अगर ये यूज करके देखते और उस समय बनाया जाता, तो हो सकता है ये भी 50 मिलिसिमल के फैन हो जाते और देना शुरू कर देते। इसलिए कभी भी केंट का कोई राइटिंग पढ़िए या कभी भी कोई पुराना स्टॉलवर्ट का आर्टिकल पढ़िए जिसका बर्थ, जिसका डेथ 1921 के पहले हुआ है, तो उसके माइंड में, आप अपने माइंड में रखिए कि इस बंदे को पता ही नहीं था 50 मिलिसिमल पोटेंसी के बारे में। उनका जो भी राइटिंग है उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा है? केवल सेंटेसिमल पोटेंसी के ऊपर देख के लिखा।
अब देखिए, अब मैंने जो बोला टेक्निकल बात बोला, स्टॉलवर्ड्स का बात बोला, रेफरेंस से बात बोला। अब आप अपने कुछ टीचर्स को देखते होंगे कि कोई केस आया, उसमें आपको दो ही सिम्टम दिख रहा है सल्फर का, और उन्होंने सल्फर 1 m दे दिया। तो आप बोलिएगा सर उन्होंने सल्फर 1 m से भी वो केस ठीक किया है, मैंने देखा है। आप बोले दो सिम्टम पे देना है तो पोटेंसी कम देने की कोशिश करना है, जो क्लार्क ने बोला, जो झार ने बोला, जो हैनीमैन ने बोला, जो सब ने बोला। अब यहां पे क्या लॉजिक है? आप स्टूडेंट हैं, आपको लग रहा है कि सर दो सिम्टम पे प्रिस्क्राइब किए हैं, लेकिन सर का तजुर्बा आप नहीं जानते। हैनीमैन बोले हैं कि मेडिसिन पोटेंसी सिलेक्शन करना सीखना है तो उसके लिए तीन चीज चाहिए: एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। जितना एक्सपेरिमेंट करिएगा पेशेंट पे, जितना ऑब्जर्वेशन करिएगा और जितना एक्सपीरियंस होगा, आपको और अच्छा पोटेंसी सिलेक्शन आएगा। आपको दिख रहा है कि सर को दो सिम्टम सल्फर का दिखा, लेकिन सर के आंख में सल्फर का 10 सिम्टम दिख गया, जो आपको नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि आपका मेटेरिया मेडिका वीक होगा। सर जो 40 साल से प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, वो अगर पीछे से भी कोई पेशेंट को देख लें, जैसे आपका कोई दोस्त है, आपके दूर में भी खड़ा रहे, आप देख के बता सकते हैं कि ये आपका यही दोस्त है, और मैं नहीं जानता तो मैं दूर में खड़ा रहेगा तो नहीं बता पाऊंगा, वही हाल है। उनको एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि वो उस लेवल का सिमिलरिटी देख ले रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे। अब एक और बात बोल रहे हैं, स्टुअर्ट क्लोज का फिलोसफी पढ़िएगा तो वहां पे एक लिखा हुआ है गॉर्डियन नॉट। ये गॉर्डियन नॉट क्या होता है? बोले हैं कि पोटेंसी सिलेक्शन सीखना है तो एक गॉर्डियन नोट के जैसा है। गॉर्डियन नोट क्या है? एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर जो विश्व विजेता था, गॉर्डियन नोट ऐसा चीज को बोला जाता था उस टाइम पे कि अगर आप इस चीज को पार कर लिए तो सब चीज को आप क्रॉस कर गए, आप वो चीज सीख ली। एलेक्जेंडर हर चीज को गॉर्डियन नोट जैसा देखता था। उसी को पोटेंसी सिलेक्शन में दिया हुआ है कि पोटेंसी सिलेक्शन करना है तो गॉर्डियन नोट को तोड़ना पड़ेगा। और गॉर्डियन नोट क्या है? एक ऐसा नोट कि उसको तोड़ने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, यूज भी करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, और आपको एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एकदम बिगिनर है, मेरे जैसे बिगिनर है, आप अपने फिलोसफी को पकड़िए, मेटेरिया मॉर्गेनन को पकड़िए, क्रॉनिक डिजीज को पकड़िए, और वहां जो लिखा हुआ है उस बेसिस पे स्टार्ट करिए। कैसे लो पोटेंसी हाई पोटेंसी देना है मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया, आप वहां से शुरू करिए। बाकी आगे आपका एक्सपीरियंस होगा, आप खुद समझ जाओगे, आप खुद समझ जाइएगा कि इसका क्या रिजल्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एलएम पोटेंसी कैसे बनाया जाता है पेशेंट को देने के लिए। वो मैंने आपको लास्ट में ही बता दिया था कि कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में, क्योंकि इतना मैं नहीं बता सकता इतना कम टाइम में। एलएम पोटेंसी की दवा आपको ऐसे मिलेगी, एक सीसी मिलेगी 5 ग्राम की मान लीजिए है, उसमें छोटी 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 दवा रहेगी, और लिखा रहेगा 0/1। इसका एक या दो गोली लेना है। 100 ml ऑफ का सीसी लेना है। 120 लेना चाहिए, लेकिन अवेलेबल 100 ml ही होता है। एक या दो गोली इसमें डाल देना है। कुछ ड्रॉप एल्कोहल डाल देना है एज ए प्रिजर्वेशन, कि ये पानी खराब ना हो, और यहां तक पानी भर देना है। एज पर हैनीमैन नॉर्मली लोग जो देते हैं वो ऐसे देते हैं कि रोज सुबह खाली पेट में आधा कप पानी लेना है, 10 बार इस शीशी को झटका दे के हिलाना है, एक ढक्कन दवा इसमें डालना है, चम्मच से मिला के 1 चम्मच खाना है, और बाकी ये फेंक देना है। ये है मेथड। लेकिन एज पर हैनीमैन अगर असली तरीके से देखिएगा, जो मैंने लास्ट में बताया था वो लास्ट वीडियो में मिल जाएगा, इसका दो ढक्कन आपको डालना होगा इसमें। 1 टेबल स्पून अराउंड 10-15 ml इसमें डालना होगा, और उसको मिला के वहां से 1 चम्मच आपको खाना है।
अगर इसको खाने से भी अगर पेशेंट ज्यादा सेंसिटिव है, इससे भी अगर होम्योपैथी एग्रावेशन हो जाता है, जो कि बहुत रेयर है, एनीमन इसको खत्म कर चुके हैं, तो आपको एक और कप लेना है, जिसमें आधा कप पानी लेना है। ये फर्स्ट कप हो गया, ये सेकंड कप हो गया। इसमें डाल के दवा, इसमें से एक चम्मच निकाल के इसमें डालना है, और इसमें से एक चम्मच खाना है, बाकी फेंक देना है। ये हुआ सेकंड कप। ऐसे ऐसे हम लोग 5 6 10 कप तक पेशेंट को दवा दिए हैं, और दवा काम किया है। ये तब तक आप फील नहीं कर पाइएगा जब तक आप खुद नहीं दीजिएगा, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। और ये हम लोगों ने 10 साल तक किया है। 2015 में मैं एनआईएच में बीएचएमएस में एडमिशन हुआ, और 2025 में मैं एमडी कंप्लीट करके निकला, एकदम रेगुलर। केवल कोविड के कारण वो थोड़ा सा लेट हो गया, सेशन 6 महीना 8 महीना का। 6 साल का बीएचएमएस और 3 साल का एमडी। और ये 10 साल में मैंने देखा एलएम पोटेंसी को देते हुए, मैंने देखा पेशेंट को ठीक करते हुए। मैं खुद दे के देखने लगा जब मैं हायर क्लास में जाने गया, थर्ड फोर्थ बीएचएमएस में, उससे पेशेंट ठीक होने लगे। और अभी भी एनआईएच का 80 to 90% प्रेस्क्रिप्शन एलएम पोटेंसी का होता है, 50 मिलीसिमल डॉक्टर पोटेंसी। विनय, डॉक्टर विनय, यस मैम। हाँ, आपके लास्ट के 2-3 मिनट ही बचे हैं, 3 मिनट्स बचे हैं एक्चुअली। बस बस, मैम नहीं, हो गया खत्म। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तब तक आप ये आंसर कर दीजिए। विच ब्रांड इज बेस्ट फॉर 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन कोलकाता, हैप्को और होम्यो इंटरनेशनल, ये पूछा है। देखिए, मेरे टीचर लोग हैप्को को क्या बोलते हैं आप इमेजिन नहीं कर पाएगा, कि हैप्को सोना बेचता है, सोना। अगर आपको हैप्को का होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जा रहा है 50 मिलीसिमल का, सबसे पहले आप वो खरीदो। और जो ओके। उसमें से नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन उसके पास नहीं है, उसका क्या रीजन है, हैप्को के जो मालिक हैं वो हमको जानते हैं, बहुत अच्छा मेरा उनसे रिलेशन है, बहुत मानते भी हैं। उनसे जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि आजकल मार्केट में जो बहुत सारा दवा बिक रहा है, जिसका ओरिजिनल सोर्स ही खत्म हो चुका है, इतना ही है। चेक करो। ओरिजिनल सोर्स खत्म हो चुका है, और उसको भी लोग बना बना के बेच रहे हैं। तो हैप्को कभी गलत मेडिसिन नहीं बनाता। तो हैप्को का मेडिसिन लीजिए, और बहुत सारे मेडिसिन उससे नहीं मिलेंगी, वो आप स्पेशली नोसोडेन सार्कोड, हाँ, वो यही है। आपको वही होम्योपैथिक सर, इंटरनेशनल यही में है। मिलेगी। इससे तो आपने ज्यादा दे रखा था नहीं। मैम ओके, हो ओके। गया। ओके डॉक्टर विनय, बिल्कुल। आई होप कि सब जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर मिल गया होगा। यस। हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं 2 मिनट और, फिर मैं हाँ। यस। मैं मैं क्या कंटिन्यू करूं अब। कोई नहीं, आप 50 मिलीसिमल की बता रहे थे, तो 50 मिलीसिमल का ही आगे को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लीजिए 2 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं अब। 50 मिलीसिमल के बारे में थोड़ा सा मैं और एक बात बोल देना चाहता हूं, कि 50 मिलीसिमल पोटेंसी जब आप दीजिएगा, तो हम्म। कैसे पता चलेगा क्रॉनिक केस में कि पेशेंट क्योर हो गया है। ओके। इसके बारे में हैनीमैन ने बताया है, जब आपका क्रॉनिक केस में 50 मिलीसिमल पेशेंट ठीक होने लगेगा, माने ठीक हो रहा है, एकदम ठीक होने लगा, अब दवा की जरूरत नहीं है, वो कैसे पता चलेगा पेशेंट को, जो उसकी बिगिनिंग में प्रॉब्लम थी वैसे सिम्टम पेशेंट को रिटर्न हो गए। और ये सिम्टम क्यों रिटर्न हो गए, ड्यू टू एक्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। वहां पे आपको समझ जाना है कि अब इस पेशेंट को मेडिसिन की जरूरत नहीं है, जिसको हैनीमैन ने बोला है सीन सिम्टम एफोरिज्म में। और वहां पे हैनीमैन ने बोला है, या तो आप 10 15 दिन के लिए स्टॉप करके प्लेसिबो दे दो, या आप क्या करो वहां पे कि मेडिसिन को गैप कर दो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और जब वो लगे कि अब देने का जरूरत नहीं है, टोटली स्टॉप कर दो, वो सिम्टम चला जाएगा। और अगर चला गया और फिर कुछ दिन बाद आया, तो समझो कि अभी भी पेशेंट का प्रॉब्लम बचा है, फिर से केस लो और उसका मेडिसिन शुरू करो 0/1 से। ओके। या डॉक्टर विनय, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ऑर्गेनल और क्रोनिक डिजीजेस को, और एक एक अफोरिज्म विद फुटनोट। ये ऑर्गेनल अगर हम ढंग से समझ लें विद क्रोनिक डिजीजेस, उसको हम लोग इतना तवज्जो नहीं देते हैं, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इवन हमारे क्लासेस में या फिर वहां पे भी इतना उसको नहीं दिया जाता। पर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर इस चीज को कोई समझ ले तो होम्योपैथी प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। और मतलब आसान तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक रास्ता खुल जाता है कि हमें गाइडेंस मिल जाती है
मैम, कि किस मैं तरह से बहुत हमें लकी प्रैक्टिस हूँ। करना है। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऑर्गेनन सीखा हूँ डॉक्टर एल एम खान सर से, डॉक्टर हाँ सुभाष जी। सिंह सर से। और हाँ जी। ऑर्गेनन के बिना वही हाल हो जाएगा कि आपके पास 10 गाड़ी है लेकिन गाड़ी चलाने नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्गेनन को समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है अगर सच में होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है और अच्छे रिजल्ट लाने हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आज आपके व्यूअर्स भी बहुत अच्छे थे। 75 व्यूअर्स ने आपका वेबिनार आज देखा है। तो बहुत ही, और आपके लिए काफी सारे अप्रिसिएशन भी आ रहे हैं चैट बॉक्स में, आप देख सकते हो। थैंक यू। ओके, थैंक यू तो ममता जी। आशा करते हैं आगे भी इसी तरह के अच्छे सेशंस और विद केसेस आप और प्रेजेंट करिएगा। तो उसका हम वेट करेंगे। जी मैम, अभी मैं एक्चुअली हमारा टाइम ओवर हो हर गया है। हाँ जी, हाँ हर जी। सेशन हर सेशन में मैम मेरा ये होता है कि कोई कोई भी सेशन दे रहा हो, कुछ हाँ, ऐसा प्रैक्टिकल बात बताओ जिससे स्टूडेंट को फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो चैनल है जिसपे आप अपने लेक्चर्स देते हैं, उसका आप एड्रेस चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हाँ वो है मैम, जैसे हाँ आप जी। इंस्टाग्राम पे देख सकती हैं। हाँ, आप प्लीज ऐड कर दी एड्रेस टाइप कर दीजिए। तो उस पे भी जिसको लेक्चर्स अटेंड करने हो वो वहां पे भी देख सकता मतलब है। मैम वहां से कुछ आदमी देख सकता है। ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल। चैनल है इंस्टाग्राम का, वहां बहुत सारे छोटे छोटे रील मैं देते रहता हूँ, कुछ कुछ ओके होम्योपैथी से, ताकि लोगों को डिप्रेशन ना हो होम्योपैथी में। ओके ओके। तो बहुत बहुत बढ़िया सेशन डॉक्टर विनय का। और अभी हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी। धन्यवाद डॉक्टर विनय। थैंक यू। Thank you, Hindi team. Thank you, Dr. Neha. And even I was wondering, 75 participants.